सबसे पहले वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क क्या है? वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क के थ्रू हम किसी सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो यदि सिस्टम पे वर्क पॉजिटिव हो रहा है यानी कि हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, और सिस्टम पे वर्क नेगेटिव हो रहा है यानी कि हम उससे एनर्जी ले रहे हैं। तो फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वर्क तभी होगा जब फोर्स एक्सर्ट होगा और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होगा। फोर्स एक्सर्ट होगा और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होगा, तभी वर्क होगा। यदि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा। तो यदि ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर लग रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन S अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है और F और S के बीच में एंगल थीटा है, तो हम लेंगे वर्क डन बाय फोर्स कितना है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर विच इज Fs cos थीटा। तो ऑब्जेक्ट पे हम इस तरह से, ये हमारी ऑब्जेक्ट है और इस पे इस तरह से F फोर्स लग रहा है, और सपोज ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ रही है, तो ये हमारा S है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सो W इज Fs cos थीटा। इन केस फोर्स को हम लोग I कैप J कैप K कैप में लिखे तो F वेक्टर है हमारा Fxi Fyj Fzk, और हम x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पर जा रहे हैं, तो जो डेल्टा आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k, एंड देन हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट की अपने को प्रॉपर्टी मालूम है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होगा हमारा वो ax bx प्लस ay by प्लस az bz होगा। तो सिमिलरली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, जिसको डेल्टा x i डेल्टा y j डेल्टा z k बोल रहे हैं। और जो फोर्स वेक्टर है वो है fxi fyj fzk। अब जब दोनों का डॉट ले रहे हैं, क्योंकि वर्क डॉट प्रोडक्ट से आएगा, तो fxi fyj fzk इसका डॉट ले रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है fx डेल्टा x प्लस fy डेल्टा y प्लस fz डेल्टा z। तो जब अपने को fs और थीटा गिवन है तब तो w बराबर fs cos थीटा काम में लेंगे, और जब अपने को x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे जा रहे हैं और फोर्स कंपोनेंट नोटेशन गिवन है, तो फिर हम fx डेल्टा x fy डेल्टा y fz डेल्टा z काम में लेंगे। गाइस यदि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स एक्स वाई जेड के साथ वेरी कर रहा है, तो ऐसे केस में इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से वर्क कैलकुलेट करके उनका एडिशन करेंगे। सो डब्ल्यू इज एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन। और एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड को 3 सेपरेट इंटीग्रल्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। यदि हमारा एफ एक्स केवल एक्स पे डिपेंडेंट है, एफ वाई केवल वाई पे डिपेंडेंट है, एफ जेड केवल जेड पे डिपेंडेंट है, और लिमिट्स के साथ हम लोग इंटीग्रेट करके और इसको ऐड करके एल्जेब्रिकली टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकली हम लोग देखें तो जो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, दिस इज एरिया अंडर एफ एक्स वर्सेज एक्स ग्राफ, दिस इज एरिया अंडर एफ वाई वर्सेज वाई ग्राफ, दिस इज एरिया अंडर fz वर्सेस z ग्राफ। तो तीनों ग्राफ्स के रिस्पेक्टिव एरियाज को एल्जेब्रिकली ऐड करके हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से यदि फोर्स वेरिएबल है तो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। यदि हमारा फोर्स केवल r का फंक्शन है, सेंट्रल फोर्स है, केवल r का फंक्शन है। सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं? ऐसा फोर्स जो कि हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ या उससे अवे डायरेक्टेड है और जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का फंक्शन है, उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन में कि g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप, तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है और 1 अपॉन r स्क्वायर का फंक्शन है, दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये भी एक फिक्स पॉइंट से अवे, यदि रिपल्सिव है तो, और अट्रैक्टिव है तो टुवर्ड्स डायरेक्टेड है और 1 अपॉन r स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ये सेंट्रल फोर्स है। तो ऐसे केस में हमारा वर्क जो f डॉट ds है, ये ब्रेक करके हमारा हो जाएगा जस्ट f dr इंटीग्रेशन, है ना। यदि f r का फंक्शन है और r कैप डायरेक्शन में लग रहा है तो फिर हम w को लिख सकते हैं f dr इंटीग्रेशन। ऑलराइट, देन ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने देखा वर्क किसके बराबर है? ज्योमेट्रिकली वर्क एरिया अंडर f वर्सेस x ग्राफ के बराबर है। तो यदि केवल f x में है तब तो fx वर्सेस x ग्राफ, और y z तीनों में कंपोनेंट्स हैं तो फिर fx x का अलग निकालेंगे एरिया, fy y का एरिया अलग निकालेंगे, fz z का एरिया अलग निकालेंगे, और तीनों को एल्जेब्रिकली ऐड करके टोटल वर्क निकालेंगे। गाइस यहां पे एक चीज हमें ध्यान देनी है, जो हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये जो fx वर्सेस x का ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ जो आ रहा है हमारा इस तरह से आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया है ये सपोज A1 है, ये वाला एरिया A2 है, और ये वाला एरिया A3 है, ये वाला एरिया A3 है ना। हम पहले x1 पे गए, फिर वहां से x2 पे गए और फिर x3 पे गए। तो अब देखिए काइनेमैटिक्स में क्या होता था, जितने भी ग्राफ्स होते थे तो टाइम के साथ होते हैं मोस्टली, तो हमेशा टाइम में अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसलिए ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता था, नीचे का एरिया नेगेटिव होता था। बट यहां अपन देखें तो यदि अपन यहां ऊपर का एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट, मतलब हम यदि पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो यदि हम 0 से x1 पे जा रहे हैं, 0 से x1 पे जा रहे हैं, तो w फ्रॉम 0 टू x1, तब तो वर्क हमारा प्लस a1 हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। बट यदि हम x1 से 0 पर आ रहे हैं तो फिर फोर्स हमारा पॉजिटिव में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव होगा, तो हमारा वर्क माइनस a1 हो जाएगा। तो यदि हम w फ्रॉम 0 टू x3 देखें, यानी कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना होगा, नीचे का एरिया नेगेटिव लेना होगा, और ऐसे हमारे पास टोटल वर्क आएगा। बट यही हम लोग x3 से 0 पर आ रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसे में नीचे का वर्क पॉजिटिव, नीचे का एरिया पॉजिटिव होगा, ऊपर का नेगेटिव होगा, तो हमारा फिर वर्क हो जाएगा माइनस a3 प्लस a2 प्लस माइनस a1।
तो ग्राफ में एरिया को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तब तो पॉजिटिव लेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। कांस्टेंट फोर्स के वर्क के फॉर्मुला में देखा आपने एफएस cos थीटा वर्क आ रहा है, तो यदि थीटा एक्यूट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट है, तब तो वर्क पॉजिटिव होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो वर्क नेगेटिव होगा, यानी कि एनर्जी बाहर जाएगी, और एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे केस में वर्क जीरो होगा। वर्क स्केलर है, वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर हो गई जिसको अपन जूल बोलेंगे। देन यदि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल लग रहा है, एट एवरी मोमेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जैसे सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स जो है हमेशा वेलोसिटी के नॉर्मल लग रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स का वर्क जो होगा वो जीरो होगा। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे मूव कर रही है तो नॉर्मल फोर्स हमेशा मोशन के नॉर्मल लग रहा है, इसका वर्क जीरो होगा। ग्रेविटी हमेशा मोशन के नॉर्मल लग रहा है, उसका वर्क जीरो होगा। तो कोई फोर्स यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में उसका वर्क जीरो रहेगा। यदि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो ऐसे में हर फोर्स का इंडिविजुअल वर्क निकालेंगे और दोनों को सबको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे तब टोटल वर्क आएगा। सो W बराबर F1.S1 प्लस F2.S2 प्लस F3.S3 एंड सो ऑन। गाइस यदि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं या फिर मोशन ट्रांसलेटरी है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं W बराबर Fnet.S, या तो सारे पॉइंट एक ही पॉइंट या सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं या मोशन ट्रांसलेटरी है, देन W इज Fnet.S। नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम मान रहे हैं अर्थ के क्लोज है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी y डायरेक्शन अपन अपवर्ड ले रहे हैं, y डायरेक्शन अपवर्ड ले रहे हैं, तो W बाई ग्रेविटी एक्चुअली फोर्स है mg माइनस जे कैप और डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे डेल्टा जेड के। हम x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे गए तो केवल j डॉट जे 1 हो जाएगा और बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो ये वर्क आ रहा है हमारा माइनस mg डेल्टा y, दैट इज माइनस mg y2 माइनस y1। सो माइनस mg y2 माइनस y1 या माइनस mg h, इतना वर्क होगा। यदि h हाइट ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वर्क नेगेटिव होगा, माइनस mg h के बराबर होगा, और h हाइट नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी की डायरेक्शन जा रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव होगा, प्लस mg h होगा। ऐसे स्प्रिंग फोर्स का वर्क, तो स्प्रिंग फोर्स जो है हमें मालूम है, स्प्रिंग फोर्स में यदि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन x है तो ऐसे में स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो kx लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, और मान लीजिए डिफॉर्मेशन x है तो यहां से अपन dx से आगे मूव करें तो वर्क होगा माइनस kx, फोर्स माइनस kx है इंटू dx, और इनिशियल डिफॉर्मेशन xi से फाइनल डिफॉर्मेशन fx, ये w फ्रॉम स्प्रिंग हो गया। तो ये हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस हाफ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क माइनस k बाई टू xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, याद करने की जरूरत नहीं है, f dx इंटीग्रेशन, सो माइनस kx dx इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, वहां से स्प्रिंग फोर्स का वर्क आ जाएगा। Since the magnitude of displacement in a given time interval depends on the velocity of the frame of reference, तो वर्क जो है वो भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट होगा, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिवेटर है और इसमें ये ब्लॉक हैंगिंग है, ब्लॉक पे, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है S1 और एक ग्राउंड पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर है S2, ऑलराइट, और ये एलिवेटर ऊपर जा रही है। तो टेंशन फोर्स का S1 के रिस्पेक्ट में W ऑफ टेंशन फॉर S1 इज जीरो। वाई जीरो? क्योंकि S1 के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, S1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड है, तो W ऑफ टेंशन फॉर S1 इज जीरो। और यही W ऑफ टेंशन फॉर S2 देखें तो बाय द वे यदि एलिवेटर H ऊपर गई है और टेंशन ऊपर की तरफ ही लग रहा है तो इसके फ्रेम में जो वर्क होगा वो T इंटू H होगा। तो वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, अलग अलग ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में वर्क अलग अलग हो सकता है। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क F डॉट S Fs cos थीटा, वेरिएबल फोर्स का वर्क F डॉट ds इंटीग्रेशन Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz इंटीग्रेशन रिस्पेक्टिवली एरिया अंडर द ग्राफ्स, और यदि फोर्स r का फंक्शन है तो F dr इंटीग्रेशन, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं या मोशन ट्रांसलेटरी है तो Fnet डॉट S, फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है तो ऐसे केस में वर्क जीरो होगा। वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, वर्क यूनिट न्यूटन मीटर जिसको कि हम जूल बोल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी। अब हम लोग आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। तो कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है v वेलोसिटी से, तो ऐसे केस में एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी, जिसको अपन हाफ mv डॉट v भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर अ ऑब्जेक्ट मूविंग ट्रांसलेशनली विद स्पीड v एंड हैविंग मास m इज गिवन बाय k इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर। गाइस काइनेटिक एनर्जी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। और काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होगी, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग पॉसिबल है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग पॉसिबल है। तो जस्ट k बराबर हाफ mv स्क्वायर वी आर फेमिलियर विद। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम। Work energy theorem says work done by all the forces acting on a particle is equal to change in its kinetic energy. पार्टिकल में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का कंबाइंड वर्क जो है वो उस पार्टिकल की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। जैसे अपन कांस्टेंट फोर्स के लिए देखें, और कांस्टेंट फोर्स हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये अपने जनरल कांस्टेंट फोर्स के लिए थर्ड इक्वेशन लिखी, इसको हाफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बराबर ma डॉट s। तो ये हो गया k फाइनल माइनस k इनिशियल, ma न्यूटन सेकेंड लॉ से F नेट हो गया एंड डॉट s। तो w बराबर
डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोगों ने देखा किस तरह से हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम आ रही है, डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के। ऑलराइट, तो देखिए यदि फोर्स वेरिएबल है तो भी हम डिराइव कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक फीलिंग दिलाने के लिए कांस्टेंट फोर्स के लिए डिराइव करके दिखाया। तो आप यदि थर्ड इक्वेशन यूज में लेते हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज में लेते हो, एक ही बात है, दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है। एक काइनेमेटिक्स की वेरिएबल्स के टर्म्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरा वर्क और एनर्जी के टर्म्स में डिस्कशन कर रहे हैं। दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सारे फोर्सेस को इंक्लूड करना है, जितने पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहे हैं सबको इंक्लूड करना है। इंटरनल, एक्सटर्नल, कांस्टेंट, वेरिएबल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस का कंबाइंड वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो यहां से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि यदि डब्ल्यू नेट पॉजिटिव है, नेट वर्क पॉजिटिव हो रहा है, तो डेल्टा के भी पॉजिटिव होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और यदि वर्क नेगेटिव हो रहा है तो डेल्टा के नेगेटिव होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और यदि नेट वर्क जीरो है तो ऐसे में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जबकि वर्क होगा, वर्क नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। गाइस, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काइनेटिक एनर्जी चेंज अलग अलग हो सकता है, बट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंडिविजुअली डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के ये सेटिस्फाई करेगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रहे, इस थ्योरम को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ यूज में लिया है। एमए को हम लोगों ने एफ नेट लिखा तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज में लिया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इनर्शियल फ्रेम में ही एग्जिस्ट करेगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहले स्यूडो फोर्सेस का वर्क इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बिना स्यूडो फोर्सेस का वर्क इनकॉर्पोरेट किए हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म में वर्क एनर्जी थ्योरम इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होगी। यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना है तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करके उसका वर्क भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे काम क्या आती है? हमें जैसे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, वर्क पूछा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, वर्क पूछा है। तो जब हमें फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है और वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो हम फिर आरएचएस से वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लेते हैं, जितना ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उससे हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो वर्क कैलकुलेट करने में हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम काम आ रही है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम की अपन ने एप्लीकेशन देखी कि कैसे वर्क के थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी चेंज निकालेंगे या काइनेटिक एनर्जी चेंज के थ्रू हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो थ्रू आउट अपने को ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोस्तों, जो नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं अपन उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने में हमने जो पाथ फॉलो किया उससे इंडिपेंडेंट है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंडेंट है, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जितना ए से बी में जाने में वर्क होगा, बी से ए में आने में उतना ही नेगेटिव वर्क होगा। तो टोटल वर्क एक लूप में हमेशा जीरो रहेगा। फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होंगे? ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क पाथ डिपेंडेंट है, हम ए से बी किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वर्क आएगा। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क हमेशा इस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। सो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दोस्तों, कोई भी फोर्स जो टाइम डिपेंडेंट है, जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव है। या फिर ऐसा कोई भी फोर्स जो कांस्टेंट है, जो टाइम पोजीशन के साथ में वेरी नहीं कर रहा है, दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट फोर्स। ऐसा फोर्स जिसका एक्स कंपोनेंट केवल एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई कंपोनेंट केवल वाई पे डिपेंडेंट है, जेड कंपोनेंट केवल जेड पे डिपेंडेंट है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। बट ऐसा फोर्स जिसके एक्स कंपोनेंट में वाई और जेड आ रहे हैं, वाई कंपोनेंट में एक्स और जेड आ रहे हैं, वो कंजर्वेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, यदि हमारा फोर्स एक्स और वाई का फंक्शन है और हमें चेक करना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हम डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई और डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, डेल ऑपरेटर या तो आपको मालूम है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, इसका मतलब है डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीप एक्स कांस्टेंट। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, तो वाई को वेरिएबल ट्रीट करना है, एक्स कांस्टेंट लेना है। डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, तो एक्स को वेरिएबल लेना है, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यदि हमारा फोर्स एक्स और वाई का फंक्शन है और डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो फोर्स कंजर्वेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिया एफ वेक्टर बराबर एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 3y स्क्वायर एक्स क्यूब जे कैप। अब फोर्स का एक्स कंपोनेंट में y आ रहा है, y में x आ रहा है, कंजर्वेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ एक्स है एक्स स्क्वायर वाई। तो अब इसमें y को वेरिएबल लेना है, x कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ वाई दे रखा है 3y स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, x को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो गया 3y स्क्वायर तो बाहर आ गया और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो वी आर ऑब्जर्विंग डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, सिंस सो एफ वेक्टर इज नॉन कंजर्वेटिव। ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया एफ वेक्टर इज से एक्स स्क्वायर
तो हमने एग्जाम्पल लिया सपोज 2xy प्लस 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। तो फोर्स के एक्स कंपोनेंट में y आ रहा है और फोर्स के y कंपोनेंट में x आ रहा है। इट मे और मे नॉट बी कंजर्वेटिव। चेक करो तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल y, दैट इज डेल बाय डेल y ऑफ 2xy। तो y डिफरेंशिएट होगा, x कांस्टेंट रहेगा, तो ये 2x हो गया। नाउ डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ वाई एक्स स्क्वायर, ये भी 2x आ गया। तो दोनों बराबर आ रहे हैं सिंस डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, सो एफ इज कंजर्वेटिव। तो ये फोर्स का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंडेंट होगा, है ना। तो कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। ऐसा फोर्स जिसके एक्स कंपोनेंट में केवल एक्स आ रहा है, वाई में केवल वाई आ रहा है, जेड में केवल जेड आ रहा है, वो भी कंजर्वेटिव है। बट यदि एक्स में वाई आ रहा है और वाई में एक्स आ रहा है तो कंजर्वेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेक कैसे करेंगे? डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। यदि वो सेम आ रही है तो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं है। दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वी कैन डिफाइन अ स्केलर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिफाइन करते हैं, स्प्रिंग फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आप पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हो। जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ए से बी जाने में कैलकुलेट करना है तो वी नीड इक्वेशन ऑफ पाथ, क्योंकि बिना पाथ की इक्वेशन के हम वर्क कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आप किसी पाथ के थ्रू निकालो सेम होगा, वहां पाथ की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड पॉइंट्स देख लिए। एक बार फटाफट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क इट डज ऑन अ पार्टिकल मूविंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। एग्जांपल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल मूविंग थ्रू एनी क्लोज पाथ इज जीरो, ये अपन ने देखा। A force is said to be non-conservative if work done by it depends on the path taken. Force of friction, viscous force are non-conservative. A constant force is always conservative. A force whose x component depends only on x, y component only on y, and z component only on z is a conservative force. Conservative force. Conservative force. फिर यदि फोर्स के एक्स कंपोनेंट में वाई आ रहा है, फोर्स के वाई कंपोनेंट में एक्स आ रहा है, तो फिर हमें इस प्रोसीजर से चेक करना पड़ेगा। हम केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अपन ने देख लिए। अब आगे अपन चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड होगी। एनर्जी पजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फिगरेशन एटसेट्रा। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? एनर्जी पजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फिगरेशन एटसेट्रा, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए 4 चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है। अब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है। उन पार्टिकल्स को उठा के हम कहीं और लेके गए, तो इस प्रोसेस में इनके बीच में जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है वो वर्क करेगा, और वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा और वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो जब भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर होगा, जब भी किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर होगा, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है वो वर्क करेगा, और वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। एंड वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स व्हेन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। किसी सिस्टम को ऑल्टर करने में उस सिस्टम के अंदर जो कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है वो जितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव डेल्टा यू के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। अब दोस्तों ये तो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है वो डिपेंड करेगा। उसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक रेफरेंस अरेंजमेंट डिफाइन करना होगा और उस रेफरेंस अरेंजमेंट को एक वैल्यू असाइन करनी होगी। एक रेफरेंस अरेंजमेंट डिफाइन करना होगा और उसको एक वैल्यू असाइन करनी होगी। तो हमेशा रेफरेंस और ये दोनों काम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और आर्बिट्रेरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिस्टम की एब्सोल्यूट पी डिफाइन करनी है। जैसे 2 चार्ज पार्टिकल आर सेपरेशन पर है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये डिफाइन करना है। तो किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट पी डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमें 2 अजम्पशंस लेने होंगे। पहला, एक सिस्टम के लिए रेफरेंस अरेंजमेंट लेना होगा, और दूसरा, उस अरेंजमेंट में एक वैल्यू अज्यूम करनी होगी। ये दोनों अजम्पशंस एकदम इंडिपेंडेंट है और आर्बिट्रेरी है, जो मर्जी है वो कर लो। बट बॉटम लाइन ये है, हम रेफरेंस स्टेट ऐसे चूज करते हैं और वैल्यू ऐसे असाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में कोई प्लस माइनस कांस्टेंट कैरी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अननेसेसरी क्यों पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में एक कांस्टेंट कैरी करें, प्लस माइनस कांस्टेंट कैरी करें, है ना। तो इस तरह से रेफरेंस स्टेट डिफाइन करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी आती है किसी पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन में। तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस स्टेट एंड वैल्यू असाइन टू इट। चेंज इन पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस स्टेट एंड द वैल्यू असाइन टू दैट, है ना। अब जैसे अपने को स्प्रिंग की पोटेंशियल डिफाइन करनी है तो अपन ने देखा था यू फाइनल यू एट एक्स बराबर x2 माइनस यू एट एक्स बराबर x1 बराबर माइनस ऑफ w स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2, दैट इज हाफ माइनस हाफ। तो ये w ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2 था, w स्प्रिंग था हमारा x1 टू x2 माइनस ऑफ हाफ
के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, ये हमने अभी डिराइव किया था। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा यू एट एक्स बराबर एक्स टू माइनस यू एट एक्स बराबर एक्स वन बराबर हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर। नाउ वी कंसिडर जब स्ट्रिंग रिलैक्स्ड है, ये हमारी रेफरेंस स्टेट है और उसमें हम वैल्यू जीरो चूज करते हैं, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एक्स वन जीरो है और उसमें वैल्यू जीरो, तो ऐसे में जनरल एक्स पर हमारी पोटेंशियल आ जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जहां पे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स माइनस के एक्स लग रहा है, जो पोटेंशियल जी स्टोर्ड है डिफॉर्मेशन एक्स पर वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसमें अजम्पशन क्या है कि जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड है उस समय पोटेंशियल जी जीरो है ना, रिलैक्स स्टेट में पोटेंशियल जीरो है, तो जब स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन एक्स है तो उस समय एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मुला है जो हम लोग यूज में लेते हैं, इसके लिए एफ बराबर माइनस के एक्स फोर्स है और जब डिफॉर्मेशन जीरो है तो एनर्जी जीरो है। ऐसे ग्रेविटेशन में हम लोगों ने देखा डब्ल्यू ग्रेविटी जो था, यदि हम y1 से y2 हाइट पे जा रहे हैं तो mg y2 माइनस y1 विथ नेगेटिव साइन, ये w ग्रेविटी था। नाउ u एट y बराबर y2 माइनस u एट y बराबर y1 इज माइनस ऑफ wg विच इज mg y2 माइनस mg y1। आपने रेफरेंस स्टेट क्या ले ली कि जब ब्लॉक अर्थ की सरफेस पर है तो वो रेफरेंस स्टेट है और वहां वैल्यू जीरो चूज कर ली, तो जनरल y पर हमारी पोटेंशियल हो गई mg y। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे अर्थ और ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल कितनी है, mgh के बराबर है। इसमें अपने रेफरेंस लिया है कि अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और हम मान के चल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि हम अर्थ की सरफेस के बिल्कुल क्लोज कंसीडर कर रहे हैं। उस फॉर्मुला में अजम्पशन है। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी लेवल पे आप जीरो एनर्जी लेवल ले सकते हो, तो जिस भी लेवल पे आपने जीरो लेवल लिया उससे h ऊपर पोटेंशियल जी प्लस mgh होगी, उससे h नीचे पोटेंशियल जी माइनस mgh होगी। जहां पे भी आप जीरो लेवल ले रहे हो उससे h ऊपर प्लस mgh, उससे h नीचे माइनस mgh। तो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मुला आ गया mgh के बराबर। और इफ द ब्लॉक डिसेंड्स बाय अ हाइट h, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल जी कम होगी, द पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय mgh एंड डेल्टा u इज माइनस mgh। ब्लॉक नीचे आ रहा है तो डेल्टा u माइनस mgh। ब्लॉक h हाइट ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल जी बढ़ेगी कितने से, mgh से, और डेल्टा u अभी होगा हमारा प्लस mgh। तो दोस्तों ये इक्वेशंस में काम आएगा, यदि ब्लॉक h हाइट ऊपर चल रहा है तो डेल्टा u प्लस mgh होगा क्योंकि पोटेंशियल जी बढ़ेगी, और ब्लॉक h हाइट नीचे आ रहा है तो डेल्टा u माइनस mgh होगा क्योंकि पोटेंशियल जी कम हो रही है। ऐसे दोस्तों यदि हमारे पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अपन एक for continuous mass distribution while writing gravitational P, we consider the entire mass to be located at the CM of the distribution। तो जैसे मान लीजिए ये एक चेन हैंग कर रही है, यहां से हमें इसकी एनर्जी लिखनी है। तो पहले तो जो भी आपको प्रॉब्लम में लेवल दिख रहा है उस पर आप जीरो लेवल ले सकते हो, तो यहां अपने ग्रेविटेशनल एनर्जी का लेवल जीरो ले लिया। अब ये चेन L लेंथ की है और मास m है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी पोटेंशियल लिखने के लिए हम इसका सारा मास सेंटर ऑफ मास पे यहां कॉन्सेंट्रेट मानेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो L/2 है, तो हम इसकी पोटेंशियल लिखेंगे माइनस mg L/2। मैंने माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि मैंने जीरो लेवल रेफरेंस सस्पेंशन पे लिया है, तो उसके नीचे यदि पोटेंशियल लिखेंगे तो माइनस mgh, ऊपर लिखेंगे तो प्लस mgh, और ये कंटिन्यूअस मास था तो सारा मास मैंने सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम किया, तो इसलिए mg L/2, तो माइनस mg L/2 ये हो गया हमारा। ऐसे मान लीजिए जैसे ये एक टेबल है और सपोज 1/3 चेन यहां हैंग कर रही है और 2/3 चेन टेबल के ऊपर है। अब इसकी पोटेंशियल जी लिखनी है, तो हम टेबल हमारा रेफरेंस हो जाएगा, हम यहां पे पोटेंशियल जी जीरो ले लेंगे, टेबल के ऊपर पोटेंशियल जी हमने जीरो ले ली। तो ये पार्ट तो जीरो लेवल पे, तो इसकी एनर्जी जीरो होगी। इसका सेंटर ऑफ मास L/3 के आधे पे यानी कि L/6 पर होगा, और L/3 का मास कितना होगा, m/3, यूनिफॉर्म चेन है तो L/3 का मास m/3 होगा। तो पोटेंशियल जी फर्स्ट वाले पार्ट की तो जीरो होगी और सेकंड वाले पार्ट की मास है m/3 इंटू जी और सेंटर ऑफ मास L/6 पर है विथ नेगेटिव साइन, तो ये पोटेंशियल हो गई माइनस mg L/18। ऐसे मान लीजिए एक पुली है, एक पेग है और इसके ऊपर से ऐसे चेन है, L/3 लेंथ, सपोज L/4 इधर है और 3L/4 इधर है, और हमें इस चेन की पोटेंशियल लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस कहां पे ले लेंगे, जो हमारा सस्पेंशन पॉइंट है इस रेफरेंस पे हमने u0 ले लिया। ओके, अब देखो राइट वाले पार्ट को देखो, राइट वाला 1/4 लेंथ है तो 1/4 मास हो जाएगा mgh, और इसका सेंटर ऑफ मास L/4 के आधे पे यानी कि L/8 पर होगा, नेगेटिव साइन, ये इसकी पोटेंशियल होगी। वापस से
1/4 लेंथ है तो इसका मास 1/4 होगा तो m/4, और सेंटर ऑफ मास l/4 के आधे पे होगा यानी कि l/8 पर होगा तो m/4 g l/8। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि रेफरेंस लेवल के नीचे है। ऐसे इधर वाले पार्ट की पोटेंशियल जी, इधर का मास है 3m/4 g, और इसका सेंटर ऑफ मास 3l/4 के आधे पे होगा यानी कि 3l/8 पर, तो इंटू 3l/8, और अगेन नेगेटिव साइन क्योंकि भी रेफरेंस लेवल के नीचे है। तो ये हमारी टोटल इनिशियल पोटेंशियल होगी। इसमें माइनस mgl कॉमन ले लो, माइनस mgl/32 ये कॉमन ले लिया, और अंदर बचा 1 + 9, माइनस mgl/32 कॉमन ले लिया, 1 + 9 ये 10 हो गया, हो गया -5/16 mgl, ये इसकी पोटेंशियल होगी। 1/32, 9/32 तो 10/32 तो 5/16 mgl। तो ऐसे कंटिन्यूअस मास जिसमें यूजुअली चेन होती है उसकी पोटेंशियल अपने लिखनी होगी। जहां वो हैंग कर रही है उसको जीरो लेवल ले लेंगे, उससे h नीचे माइनस mgh, उससे h ऊपर प्लस mgh। और दोस्तों जब भी हमें h लिखना है तो कंटिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास की हाइट लेनी है हमें, उसको पोटेंशियल के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। अब पोटेंशियल जी का फंक्शन गिवन है ना, पोटेंशियल जी का फंक्शन अपन कैसे निकालेंगे? u एट u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर माइनस ऑफ w कंजर्वेटिव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहां से हम पोटेंशियल जी का फंक्शन निकालेंगे यदि हमें क्वेश्चन में पूछा है तो। अब हमें पोटेंशियल जी का फंक्शन गिवन है और हमें एसोसिएटेड कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, एसोसिएटेड कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। तो दोस्तों यदि u r का फंक्शन है, जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा -gm1m2 अपॉन स्मॉल r, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा k(q1q2) बाय स्मॉल r, तो यदि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो r का फंक्शन है, तो ऐसे केस में जो एसोसिएटेड फोर्स होगा वो -du/dr के बराबर होगा। F इज -du/dr, ये हम डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं, यानी कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ur ग्राफ। ग्राफिकली देखें तो पहले ur ग्राफ का स्लोप निकालना है और उसका नेगेटिव लेना है, वो हमारा एसोसिएटेड कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यदि हमारा u x का फंक्शन है, केवल x का फंक्शन है, तो ऐसे केस में fx इज -du/dx, दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ। यदि फोर्स केवल, यदि पोटेंशियल एनर्जी केवल u का x का फंक्शन है, तो ऐसे में फोर्स में केवल x कंपोनेंट होगा, y और z कंपोनेंट नहीं होंगे। यदि u x y z तीनों का फंक्शन है तो फिर फोर्स कैसे निकालेंगे? -∂u/∂xi -∂u/∂yj -∂u/∂zk। यहां से मुझे रेस्पेक्टिवली x, y और z कंपोनेंट मिलेंगे। यदि मेरे को ग्राफ्स गिवन है तो ux ग्राफ का स्लोप विद नेगेटिव साइन fx देगा, uy ग्राफ का स्लोप विद नेगेटिव साइन fy देगा, एंड uz ग्राफ का स्लोप विद नेगेटिव साइन uz देगा, fz देगा सॉरी, और उस तरह से हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे। तो यदि f गिवन है तो u का फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और u गिवन है तो f का फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चैप्टर्स में हमारे काम आता है, बढ़िया तरह से सीखना है। डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करना है अपने को, f बराबर -du/dr या fx बराबर -du/dx या -∂u/∂xi ∂u/∂yj ∂u/∂zk। जहां डेरिवेटिव आ रहा है वहां पे को मालूम है स्लोप लेना है, और जहां इंटीग्रेशन आ रहा है वहां मतलब एरिया लेना है। तो जैसे मेरे को यदि पोटेंशियल जी का फंक्शन निकालना है तो वर्क मतलब एरिया अंडर fx ग्राफ, वो करना होगा अपने को। तो ये पोटेंशियल जी का फंक्शन अपन ने देखा। अब आते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो दोस्तों अपन वर्क देख चुके हैं, अपन काइनेटिक एनर्जी देख चुके हैं, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम देख चुके हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देख चुके हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन देख चुके हैं। नाउ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो ना, सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके वर्क को अपन ब्रेक कर सकते हैं, W ऑफ इंटरनल फोर्सेस प्लस W ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर डेल्टा के। मैंने ये डेरिवेशन एक्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगी, इसलिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको डिराइव करा रहा हूं। W नेट बराबर डेल्टा के, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब जितने भी फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं उनको दो कैटेगरी डिवाइड कर दो, जो सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं इंटरनल, और जो सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नल। तो जितना टोटल वर्क हो रहा है उसको दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस का वर्क प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क। जो इंटरनल फोर्सेस का वर्क है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, W इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के। ओके, बराबर डेल्टा के, ये हमारा हो गया डेल्टा के। अब यदि W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क जीरो कर दे और W एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क भी जीरो कर दे, और W इंटरनल कंजर्वेटिव को अपन लिख दें -डेल्टा U, तो -डेल्टा U बराबर डेल्टा के। ये कह रहा है लॉस इन वन फॉर्म बराबर गेन इन अदर फॉर्म, और इसी को अपन लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा के बराबर 0, या U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। तो ध्यान रहे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम वेयर इन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट डू एनी वर्क। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है दैट्स अ स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इन विच वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो एंड वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो, ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क एंड वी राइट U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। तो दोस्तों किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो उसके लिए मस्ट है कि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क जीरो होना चाहिए, और सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करने चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क नहीं करने चाहिए, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है।
तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस कैसे होंगे, हमें सिस्टम गिवन होगा और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा होगा और एक्सटर्नल फोर्सेज वर्क नहीं कर रहे होंगे, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल, इसको रिलेट कर देंगे। तो ऐसे बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट को रिलेट करना है। दोस्तों पोटेंशियल, यदि किसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, किसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, बट के प्लस यू इनका सम कांस्टेंट है। पॉसिबल है सिस्टम में एक से ज्यादा कंजर्वेटिव फोर्सेज हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, तो यू स्प्रिंग भी लेंगे हम लोग, यू ग्रेविटेशन भी लेंगे, दोनों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हम लोगों ने डेरिवेशन देखी। तो अब कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स को हम लोग देखते हैं जैसे पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज में लेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड सिस्टम है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है और हमें देखना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा। तो ये हमारे पास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक रिलैक्स स्टेट में है और मान लीजिए अपन ने स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में अपन ने इस समय इसको एक शार्पली हिट करके वी नॉट स्पीड दे दी, बोला मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो स्प्रिंग तब तक पुल होती रहेगी जब तक कि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। सो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेट में स्पीड इज जीरो। ऑलराइट, सो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो, सो डेल्टा यू इज हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, डेल्टा के इज हाफ एम जीरो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो वहां से हमारा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के से आ रहा है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स एम स्क्वायर। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस स्टेट से इस स्टेट में आने में कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। या रिवर्स करें, पार्टिकल को हम लोगों ने ब्लॉक को एक्सएम अमाउंट से छोड़ा और खींचा और छोड़ दिया, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो अगेन सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ओके, ऐसी वर्टिकल सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास ये स्प्रिंग है, इससे हम लोगों ने ब्लॉक अटैच किया, तो अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, यहां ब्लॉक अटैच किया और छोड़ दिया, तो बोला मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। तो स्प्रिंग तब तक पुल होती रहेगी जब तक कि स्पीड जीरो नहीं होगी, जब तक स्पीड जीरो नहीं होगी तब तक पुल होती रहेगी। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मान लीजिए एक्सएम है, तो अपन डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर जीरो करेंगे, तो डेल्टा यू जी ब्लॉक नीचे आया तो ग्रेविटेशन एनर्जी में कितना चेंज हुआ, माइनस एम जी एक्स, डेल्टा यू एस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, एंड डेल्टा के इनिशियली भी रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे है, सो डेल्टा के जीरो, रीअरेंज किया तो एक्सएम की वैल्यू आ रही है जीरो एंड 2 mg बाई के, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो रहा है 2 mg बाई के बराबर हो रहा है। और गाइज इस प्रोसेस में जब ये ब्लॉक ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा तो मैक्सिमम स्पीड कब अकर होगी, मैक्सिमम स्पीड अकर होगी जबकि फोर्स बैलेंस्ड होगा। जब फोर्स बैलेंस्ड होगा यानी कि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन के एक्स नॉट से जो फोर्स आ रहा है और जो mg है वो आपस में जब बैलेंस्ड होंगे के एक्स नॉट बराबर mg, तो इस समय स्पीड जो है v इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगी। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, यहां पे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन जीरो है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी और ये एक्सट्रीम स्टेट होगी, ये एक्सट्रीम स्टेट होगी। इन दोनों स्टेट्स के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली। मैक्सिमम एक्सटेंशन 2 mg बाई के होगा और स्पीड मैक्सिमम तब होगी जब ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है यानी कि mg बराबर kx होगा। हम यहां देखें तो जैसे हमने छोड़ा तो एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है, केवल mg लग रहा है इसलिए। और यहां देखें तो यहां mg नीचे की तरफ लग रहा है और 2kx और kx ऊपर की तरफ लग रहा है और kx की वैल्यू 2 mg है, mg नीचे लग रहा है और kx जिसकी वैल्यू 2 mg ऊपर लग रहा है, तो 2 mg ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स mg अप हो गया, तो यहां एक्सेलरेशन g अप हो जाएगा। तो इधर एक्सेलरेशन g डाउन है, इधर एक्सेलरेशन g अप है और इस समय एक्सेलरेशन जीरो है, इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जीरो है। तो ऐसे ब्लॉक लगातार अपर और लोअर एक्सट्रीम के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। ऐसे ग्रेविटी में देखें, जब हम एक ब्लॉक को लॉन्च कर रहे हैं, सपोज एक पार्टिकल को हम लोगों ने u स्पीड से लॉन्च किया, जिस समय ये मैक्सिमम हाइट पर है ना, ब्लॉक को थीटा एंगल पे अपन ने लॉन्च किया और किसी समय इसकी स्पीड v है, h हाइट ऊपर इसकी स्पीड v है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो u इनिशियल डेल्टा u प्लस डेल्टा के बराबर जीरो है ना, तो लॉस इन डेल्टा u विच इज प्लस mgh, डेल्टा के हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये डेल्टा के हो गया बराबर जीरो, तो यहां से आ रहा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यदि ब्लॉक को u स्पीड से लॉन्च किया है तो h हाइट ऊपर उसकी स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर होगी। और ऐसे ही ब्लॉक को अपन ने लॉन्च किया है तो h हाइट नीचे उसकी स्पीड कितनी होगी, तो सेम वे में अपन डिराइव करेंगे तो h हाइट नीचे जो उसकी स्पीड होगी वो होगी u स्क्वायर प्लस 2gh। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि अपन डायरेक्टली काम में ले सकते हैं बार बार, कि जब व्हेन ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स डूइंग वर्क, व्हेन ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स डूइंग वर्क, यदि आप h हाइट ऊपर स्पीड देख रहे हो तो u स्क्वायर माइनस 2gh होगी और h हाइट नीचे स्पीड देख रहे हो तो u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर होगी, है ना। ये h हाइट ऊपर और h हाइट नीचे स्पीड होगी। तो ये बार बार क्वेश्चंस पे काम आएगा, स्प्रिंग ब्लॉक वाला बार बार काम आएगा। अब ऐसे एक स्टैंडर्ड सिस्टम है कि हमारे पास एक स्मूथ हेमिस्फीयर है, उसके टॉप पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखी है
और हल्का सा जेंटली पुश किया तो ये नीचे आएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और किसी पोजीशन पर आकर ये कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगी। यहां पे n 0 हो जाएगा, उसको ब्रेक ऑफ होना बोलते हैं। कॉन्टैक्ट ब्रेक होना यानी कि ब्रेक ऑफ होना, तो किसी मोमेंट किसी पोजीशन पर आके नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, उसको कॉन्टैक्ट ब्रेक होना बोलते हैं। तो वो कैसे अपन डिराइव करें, तो ये हेमिस्फेरिकल सर्फेस है, यहां से ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, जस्ट जेंटली पुश किया अपन ने, स्टार्ट हुआ है और किसी थीटा पर आकर नॉर्मल फोर्स 0 हो रहा है। तो यहां यानी कि अकेला फोर्स mg लग रहा है। मान लीजिए इस समय ब्लॉक की स्पीड v है और ये एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mg cos थीटा इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन v² by r। ये हो गया हमारा। अब व्हेन ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स डूइंग वर्क, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं v² इज u² प्लस 2gh। तो 2gh, तो u² तो 0 है, v² को अपन लिखेंगे u² प्लस 2gh, u 0 है, 2g और h की वैल्यू देखिए यहां से ये r cos थीटा है और ये पूरा r है, तो ये जो h है ये हमारा हो गया r माइनस r cos थीटा। तो h को लिख लेंगे अपन r1 माइनस cos थीटा। ये मैंने v² को u² प्लस 2gh लिखा, तो mgr पूरे में से कैंसिल हो रहा है और ये हमारे पास आ रहा है cos थीटा बराबर 2 माइनस 2 cos थीटा, दैट इज cos थीटा इक्वल्स 2/3। तो गाइस ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हम लोग याद रखेंगे कि वर्टिकल से cos इनवर्स 2/3 पर आके ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। यदि टॉप से अपने 0 स्पीड से छोड़ा है तो वर्टिकल से cos इनवर्स 2/3 पर आके कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। ये हाइट कितनी होगी, h इज r माइनस r cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 2/3 है तो r/3 पर, तो टॉप से r/3 नीचे आके ये कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। इस समय स्पीड कितनी होगी, यदि स्पीड निकालनी है तो इस समय जो स्पीड होगी वो अपनी है 2gr1 माइनस cos थीटा अंडर रूट 2gr1 माइनस cos थीटा, तो 2gr1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो ये हमारी स्पीड आ रही है होल अंडर रूट 2gr/3। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट देख सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ब्लॉक को टॉप से रिलीज किया, जस्ट जेंटली पुश किया है, तो वर्टिकल से cos इनवर्स 2/3 या टॉप से r/3 हाइट नीचे ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव कर देगा, है ना, ब्रेक ऑफ कर जाएगा। यदि ब्लॉक को इनिशियली कुछ स्पीड देंगे तो इससे पहले कॉन्टैक्ट लीव कर देगा, और ज्यादा स्पीड देंगे और पहले कॉन्टैक्ट लीव कर देगा, और पॉसिबल है कि इतनी स्पीड देंगे यहीं पे कॉन्टैक्ट लीव कर दे, तो टॉप पे कॉन्टैक्ट लीव कर दे। उसके लिए क्या होगा वो भी हम निकाल सकते हैं कि यदि हमें टॉप पे कॉन्टैक्ट लीव करना है, इफ ब्लॉक लूजेस कॉन्टैक्ट एट टॉप, तो उस केस में टॉप पे अपन इक्वेशन लिखे, तो टॉप पे mg लग रहा है ना, n ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mg माइनस n बराबर mu² बाय r, सो n इज mg माइनस mu² बाय r, और कॉन्टैक्ट लूज कर दें n नेगेटिव हो जाए या 0 हो जाए, तो यहां से u की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ ग्रेटर देन अंडर रूट rg। यदि rg अंडर रूट से बराबर या ज्यादा स्पीड देंगे तो यहीं से सीधा ये हवा में आ जाएगा, अदरवाइज यहां आकर हवा में आएगा, ये है ना, cos इनवर्स 2/3 पर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको कि अपन याद रखेंगे, यही मैंने लिख के दिया है। व्हेन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m starts sliding off the top of smooth sphere of radius capital R, it loses contact with the surface, it loses contact with the surface at cos inverse 2/3 from vertical at height h बराबर r/3 below the top। अब कई बार क्या होता है पेंडुलम में, या हमारे को ऐसे, जैसे मान लीजिए पेंडुलम है और ये थीटा एंगल पे इस तरह से डिफ्लेक्ट होके यहां चले गया, तो हाइट में रेज निकालना होता है कि भाई हाइट में कितना रेज हुआ, है ना, तो ये L है, ये L है, ये कितना होगा, तो यहां से ऐसे नॉर्मल डालिए, तो ये जो लेंथ है ये L cos थीटा हो जाएगी, तो ये जो H है ये हमारा हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। इसको हम लोग डायरेक्टली काम में लेंगे। ऐसे ही किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, जैसे अभी अपन ने हेमिस्फीयर में देखा था, ऐसे सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, हेमिस्फेरिकल सरफेस पे ब्लॉक नीचे डिसेंड कर रहा है। अब कितनी हाइट डिसेंड किया है, ये थीटा एंगल है, तो कितनी हाइट डिसेंड किया है, तो यहां से नॉर्मल डालिए, ये हमारा r cos थीटा हो गया, तो ये जो हाइट है ये हमारी कितनी बची, ये बची r माइनस r cos थीटा। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज में लेंगे, ऑलराइट। तो ये एनर्जी, कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स को अपन ने देखा, अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। A pendulum has a speed of 3 meters per second at its lowest position. The pendulum is 50 centimeter long. The speed of bob when the length makes an angle of 60 degree to the vertical. Okay. तो pendulum initially lowest position पर है और यहां से जब 60 डिग्री पर आ गया है तो इस समय हमें स्पीड बतानी है कितनी है, ऑलराइट। तो सिंस ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स डूइंग वर्क, सो v इज u² माइनस 2g और h अपन लिखेंगे L 1 माइनस cos थीटा, u² माइनस 2gh। तो दिस विल सेव आवर टाइम, तो 9 minus 20 into half 1 minus half under root, okay, so 20 minus 4, 20 upon 4 5, 9 minus 5 4, so 2 meters per second। next example है, the potential energy of
A 3.0 kg particle moving along x-axis is given by 8 joule per meter square x square, 2 joule per meter 4 x4. When the particle at x equals 1 meter, it is traveling in positive x direction with the speed of this. It next stops momentarily to turn around at x equals. Guys, ये जो यूनिट्स लिखी हुई है 8 जूल पर मीटर स्क्वायर, एक्चुअली हमें मालूम है किसी भी इक्वेशन के एलएचएस में हर टर्म की जो यूनिट होगी आरएचएस में भी हर टर्म की वो यूनिट होगी. तो ये जूल है, तो यहां मीटर स्क्वायर है, तो ये कांस्टेंट यूनिट स्पेसिफाइड है जूल पर मीटर स्क्वायर, ताकि मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर जूल हो जाए. यहां पर मीटर फोर कैंसिल होकर जूल हो जाए. तो कुछ ऑथर्स ऐसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख के देते हैं, अपन इसको रीड करेंगे 8x² + 2x4. तो हमें u का फंक्शन गिवन है और x बराबर 1.0 पे हमें स्पीड गिवन है, तो यानी कि u और k दोनों गिवन है. और टर्न अराउंड कहां पे होगा? जहां स्पीड 0 होगी. पार्टिकल विल टर्न अराउंड व्हेन v बिकम 0. इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट. तो हम u एट x बराबर 1 प्लस k एट x बराबर 1 बराबर u एट x प्लस k एट x, और हमें टर्न अराउंड करना है तो kx 0 कर दिया. तो u एट x बराबर 1 ये हो गया हमारा 8 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 to the power 4 प्लस k हाफ m की वैल्यू गिवन है 3 और v स्क्वायर 36. तो ये u प्लस k हो गया 6 का स्क्वायर 36. u एट x ये हो जाएगा हमारा 8x² + 2x4. ओके, तो ये आ रहा है हमारा 8 + 2 10 and 12 and 10 and 18 3 54, तो 64. 8x² + 2x4 बराबर 64. तो ये आ रहा है हमारे पास में x4 and प्लस 4x² - 32 = 0. ऑलराइट, तो इसको अपन ब्रेक कर लें कैलकुलेशन के लिए. तो 8 4 = 34, सो x4 प्लस 8x² - 4x² - 32 = 0. तो फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो x² प्लस 8 माइनस 4x² प्लस 8 = 0. तो यहां से हमें दिख रहा है x बराबर ±2.0 मीटर. तो यहां पे स्पीड 0 आ रही है, x बराबर ±2.0 मीटर. तो दो आंसर हो जाएंगे, 2 + 2.0 भी पॉसिबल है, -2.0 भी पॉसिबल है. बट पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन जा रहा है और पॉजिटिव x डायरेक्शन जा रहा है, तो आगे जाके स्टॉप करेगा. तो इसलिए x बराबर +2.0 लेंगे, क्योंकि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन +x डायरेक्शन. -2.0 को रिजेक्ट कर देंगे. आपने से बोला पहली बार टर्न अराउंड कब होगा, तो +2.0 पे होगा, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. ये यहां पे ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन लिखा होता, तो नेगेटिव में जाते जाते स्टॉप कर रहा है, तो फिर -2 पे स्टॉप करता. तो इसलिए आंसर वुड बी +2.0. तो ये हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड एग्जांपल्स देखे. अब आते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी चेंज पर. तो गाइस यदि एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे केस में देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम थी W नेट बराबर डेल्टा के. इसको अपने ब्रेक किया था W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के. W इंटरनल को ब्रेक किया W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस W इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के. W इंटरनल कंजर्वेटिव को लिखा -ΔU और इन दोनों को यही रहने दिया. तो हो गया W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल बराबर ΔU प्लस डेल्टा के. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, कि एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ΔU प्लस डेल्टा के. तो ध्यान रहे दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम का ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क को अपन ने ΔU के फॉर्म में लिख लिया है. दीज टू इक्वेशंस आर सेम, ये डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही है. हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इस एक्सप्रेशन का स्पेशल केस है, जिसमें W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव एंड W एक्सटर्नल 0 कर दिया. ये इक्वेशन इसी का डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है, जहां पे अपन ने W इंटरनल कंजर्वेटिव को ΔU लिखा है. तो मोस्टली जहां पे भी एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, हम ये इक्वेशन यूज में लेंगे, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव बराबर ΔU प्लस डेल्टा के. तो ये हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी चेंज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखी. नाउ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन थ्योरी से हम बोलते हैं जो मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यदि हमारे पास m मास है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, mc². द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स इक्विवेलेंट एनर्जी इज E बराबर mc². और जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हिच इज फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. द टोटल एनर्जी व्हेन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इनकॉर्पोरेटेड इज कांस्टेंट. एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो बस ये फॉर्मूला E बराबर mc², जो मोस्टली न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है हमारा. अब अपन बात करते हैं पावर की. सो पावर, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दोस्तों रियल लाइफ में यही मैटर नहीं करता डे टू डे लाइफ में कि कितनी वर्क हो रही है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. साथ में ये भी मैटर करता है कि वो एनर्जी ट्रांसफर कितने कम टाइम में हो रहा है. हमें फास्ट स्पीड चाहिए होती है, हमें कार का पिकअप फास्ट चाहिए होता है. हम हायर सेगमेंट की कार्स को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका मतलब ऑब्वियसली लग्जरी है, दिखने में अच्छी है, सोशल स्टेटस है, कंफर्ट है, वो तो है ही. साथ में स्पीड बेटर है, पिकअप बेटर है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, इंजन स्ट्रांग है. तो वो कौन सा फैक्टर आ रहा है, वो पावर वाला फैक्टर आ रहा है. पावर में
पहले अपन जनरल पावर की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे अपने रूम में डिफरेंट डिवाइसेस को देखो, आप लाइट ऑन है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मेरे यहाँ पे बोल रहा हूं, है ना, साउंड एनर्जी मैग्नीफाई हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है मैग्निफिकेशन के लिए। ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले पावर की जनरल डेफिनेशन, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यदि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा ई एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो एवरेज पावर होगी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस पावर होगी डी अपॉन डी टी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं, वर्क के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसे केस में यदि टी टाइम में डब्ल्यू वर्क हो रहा है तो एवरेज पावर अपन बोलेंगे डब्ल्यू अपॉन टी या डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, एवरेज पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर अपन बोलेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो किसी फोर्स की इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, जो कि हमारा हो जाएगा एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा। तो किसी फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वेलोसिटी वी है, तो पर सेकंड कितनी वर्क कर रहा है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितनी है, एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया एफ डॉट वी, जब फोर्स और वेलोसिटी गिवन है, रेट ऑफ वर्क डन, और एवरेज पावर हो गई डब्ल्यू अपॉन टी, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो पावर इज डी अपॉन डी टी। अब यदि ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी कंबाइंड पावर चाहिए, तो P बराबर डी डब्ल्यू नेट बाई डी टी, और वर्क एनर्जी थ्योरम से डी डब्ल्यू नेट डी के होगा, तो डी के बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट पावर सप्लाइड बाय ऑल द फोर्सेस। सारे फोर्सेस की कंबाइंड पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तब तो P इज डी बाई डी टी। वर्क के थ्रू एनर्जी जा रही है तो P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, विच इज एफ डॉट वी, विच इज एफ वी कॉस थीटा। और यदि हमारी सारे फोर्सेस की कंबाइंड पावर निकालनी है तो P बराबर डी डब्ल्यू नेट बाई डी टी, विच इज डी के बाई डी टी। पावर स्केलर है, पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड है, जिसको वॉट बोलते हैं अपन, और एचपी भी, हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट है 746 वॉट, एंड किलोवाट आर वो एनर्जी यूनिट होती है 1 kWh, 1 किलोवाट आर, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आर में 3600 आएगा तो 3.6 इंटू 10⁻3, और किलो में तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हमारी 1 किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट होगी। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख लेते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो हमें ऐसे, जैसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि भाई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुई और कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में टाइम t1 में v1 वेलोसिटी गेन कर रही है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी। तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इनिशियली u0 है t0 पे, और टाइम t1 पे स्पीड v1 है, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर देखनी है। तो एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन से पहले अपन एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो v1 बराबर 0 प्लस a t1, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया v1 बाई t1। देन पावर इज वन डायमेंशनल है, fv, ये हमारी पावर होगी fv cos 0 डिग्री, fv हो गया ma, और v हमारा फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा at, है ना, तो हो गया m a स्क्वायर t, m a स्क्वायर हो गया v1 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर एंड इनटू t। ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर होगी m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इनटू t। और ये एवरेज पावर पूछी होती तो एवरेज पावर कि भाई एवरेज पावर कितना वर्क हुआ टाइम t1 में, तो फिर एवरेज पावर हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क अपॉन टाइम इंटरवल, तो वहां से एवरेज पावर आ जाती। ये हमसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है, m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इनटू t। मैं फॉर्मूला लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको अक्वेंट करा रहा हूं, आपको परिचित करा रहा हूं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम होती है और ऐसे सॉल्व करनी है। फिर ऐसे हमें एक सिचुएशन गिवन होती है कि पार्टिकल पे कांस्टेंट पावर p डिलीवर कर रहे हैं, पावर जो है कांस्टेंट रेट से डिलीवर कर रहे हैं, और हमें बताना है कि भाई स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। तो ऐसे में दोस्तों यदि पावर कांस्टेंट रेट से डिलीवर हो रही है, तो देखो पावर से अपन एनर्जी डिलीवर्ड कैसे निकालेंगे, पावर से एनर्जी डिलीवर्ड कैसे निकालेंगे, p बराबर डी बाई डी टी है। तो फॉर कांस्टेंट पावर एनर्जी डिलीवर्ड E is P इंटू डेल्टा टी, एंड फॉर वेरिंग पावर, यदि टाइम के साथ पावर वेरी कर रही है, फॉर वेरिंग पावर E जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो कितनी होगी, P एज अ फंक्शन ऑफ T dt इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 के बीच में इतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो अब यहां पे हम कांस्टेंट पावर दे रहे हैं P, तो टाइम T में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, P इंटू T, वो सारी किधर जा रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो PT बराबर हाफ mv स्क्वायर, वहां से V आ गया √2 PT बाय m। V टाइम के फंक्शन में आ रहा है, V को लिखा हम लोगों ने ds बाई डी टी, दैट इज √2 PT बाय m, वेरिएबल सेपरेशन किया, ds बराबर √2 PT बाय m dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो आ गया s बराबर √2 p बाय m तो बाहर है, और √t का इंटीग्रेशन t टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2/3 हो गया, अंडर रूट में जाके 8/9 हो जाएगा ये, तो 8/9 PT क्यूब अपॉन m, ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल आ रहा है। तो इस तरह से कांस्टेंट पावर गिवन है, तो हम निकाल लेंगे कि हम टाइम t पे स्पीड कितनी होगी, टाइम t में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा। सेम ऐसी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और टाइम t पे पावर पूछी है, तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो टाइम t पे जो, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो f अपॉन m होगा। v बराबर u प्लस at से टाइम t पे जो स्पीड होगी वो f बाय m इंटू टी होगी, रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो पावर एफ वी कॉस 0 डिग्री, तो ऐसे में हो गया f स्क्वायर अपॉन m
इंटू टी, तो एफ स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी, ये पावर होगी। ऐसे दोस्तों पंप की एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है कि वेल से एच डेप्थ से पानी को रेज कर रहा है पंप और वी स्पीड से डिलीवर कर रहा है, पावर पंप की कितनी है, आउटपुट पावर कितनी है। तो पावर जो पंप है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यदि पर सेकेंड एम मास, एम डॉट क्या है, मास ऑफ वाटर गिवन पर सेकेंड, ये एम डॉट है। तो पंप कितनी एनर्जी दे रहा है, यदि पर सेकेंड एम मास निकल रहा है तो इतनी ग्रेविटेशनल एनर्जी आ रही है पानी के पास में और इतनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है पानी के पास में पर सेकेंड। सो दिस इज पावर ऑफ द पंप, एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकेंड, पावर ऑफ द पंप एम डॉट जी एच प्लस एम डॉट वी स्क्वायर बाई 2, ये पावर आउटपुट हो गई, इतना आउटपुट पावर दे रहा है ना। तो आउटपुट पावर इज डीएम बाई डी टी जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2, एम डॉट इज डीएम बाई डी टी, जो पंप की डिस्चार्ज रेट है, मास फ्लो रेट है, वो डीएम बाई डी टी हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा। अब यहां पे एक और चीज देख लें अपन कभी कभी एफिशिएंसी के साथ हम लोग डील करते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ पंप, पावर आउटपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये हम एफिशिएंसी बोल रहे हैं। तो पंप की आउटपुट पावर पर निकाल ली, अब इनपुट पावर निकालनी है तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 80% एफिशिएंसी गिवन है तो फ्रैक्शन में उसको लिखेंगे 0.8, सो 0.8 बराबर पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, तो इनपुट पावर पर निकाल सकते हैं कितनी होगी। सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे अपन ने प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में ऐसे लॉन्च किया है थीटा एंगल पे, और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पावर निकालनी है अपने को कितनी होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पावर इज एफ डॉट वी, एफ कितना है, एम एफ है हमारा अंडर ग्रेविटी, तो एम जी माइनस जे कैप, ये एफ है, और वी कितना है, वी एक्स आई वी वाई जे। तो जब पावर लिखेंगे ग्रेविटी की एफ डॉट वी, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो ये माइनस एम जी वी वाई, और वी वाई को अपन फर्स्ट इक्वेशन से लिख लेंगे यू वाई प्लस ए वाई टी, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये पावर हो गई, एफ वाई है माइनस एम जी और वी वाई है यू साइन थीटा माइनस जी टी, थीटा एंगल की जगह अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अल्फा यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आ रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, हाईएस्ट पॉइंट पे एम जी इधर लग रहा है, तो इस समय पावर कितनी है, 0 है, यहां पे पावर की वैल्यू 0 है। यहां देखें तो वेलोसिटी ऐसे है u, एम जी ऐसे लग रहा है, ये एंगल अल्फा, तो यहां जो पावर है वो एम जी इंटू यू इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, दैट इज एम जी यू साइन अल्फा है, पॉजिटिव पावर है। और यहां ये अल्फा ले लेते हैं अपन थीटा की जगह, ऐसा। ऐसे यहां पे भी हम पावर निकाल सकते हैं, यहां एम जी और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 प्लस अल्फा है, वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल 90 प्लस अल्फा है, तो अकॉर्डिंगली हमारी पावर आ जाएगी, है ना। तो ये ग्रेविटी की भी पावर पूछते हैं हमसे, तो एफ डॉट वी, एफ लिखा माइनस एम जी, वी को लिखा वी एक्स आई वी वाई जे, तो माइनस एम जी वी वाई हो गया, वी वाई को फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये एग्जांपल फिनिश हो गए। अब आ जाते हैं सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन पे। एक स्ट्रिंग से ब्लॉक को कनेक्ट करके वर्टिकल प्लेन में रोटेट करा रहे हैं, और हमारा एम है कि लोएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड दें कि पूरे सर्किल में घूम जाए। ठीक है, अपने पास एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, एक एंड यहां पे फिक्स कर रखा है, हॉरिजॉन्टली कितनी स्पीड इंपार्ट करें ये पूरे सर्किल में घूम जाए। दिस इज कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, है ना। तो ऐसे में देखो एक जनरल पॉइंट क्या है, नीचे से ऊपर जाने पे स्पीड लगातार कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होगी। तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होगी, टेंशन वर्क नहीं करेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। दूसरा, रस्सी में टेंशन देखें तो यहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, और यहां पे टेंशन मिनिमम होगा, इधर टेंशन मिनिमम होगा, mg भी लग रहा होगा, यहां टेंशन मिनिमम होगा, यहां स्पीड v है, यहां स्पीड u है। तो दोस्तों नीचे से ऊपर जाने पे टेंशन लगातार कम होगा, ऊपर से नीचे आने पे टेंशन लगातार बढ़ेगा। तो बॉटम से टॉप पे जाने पे स्पीड भी लगातार कम हो रही है और टेंशन भी लगातार कम हो रहा है। यदि हमें कंप्लीट सर्किल में मूव कराना है तो ये इंश्योर करना है कि हर जगह स्ट्रिंग टॉट रहे, कहीं पे भी वर्टिकल ट्रैक को लीव नहीं करे। टेंशन जो मिनिमम है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यदि हाईएस्ट पॉइंट पे हमने टेंशन नॉन जीरो इंश्योर कर दिया तो बाकी पॉइंट्स पे ऑटोमेटिकली टेंशन नॉन जीरो इंश्योर हो जाएगा। और जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो कर दें तो वो लिमिटिंग केस है, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उस समय स्पीड नॉन जीरो है, तो इवन दो टेंशन जीरो हो गया बट स्पीड नॉन जीरो है, तो ब्लॉक आगे चल जाएगा, आगे जाते ही स्ट्रिंग वापस से टॉट हो जाएगी। तो बस अपने को यदि वर्टिकल सर्किल में मूव कराना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इंश्योर करना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अपन देखें टेंशन टी मिन प्लस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाय एल, तो टी मिन इज एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी एंड दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो यहां सारा v शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट जीएल। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड अंडर रूट जीएल से ज्यादा या बराबर है तो फिर पूरे सर्कल में मूव कर पाएगा। v बराबर अंडर रूट जीएल को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। ये जो v बराबर अंडर रूट जीएल है इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड।
और इस v को लिखेंगे u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर को लिखेंगे u स्क्वायर माइनस 2gh, नीचे से ऊपर तक 2l हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gl, तो यहां से u आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl। तो ये कंडीशन ऑफ लूपिंग डिराइव हो रही है कि यदि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे ऑटोमेटिकली स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू √gl होगी। इस केस में टेंशन जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और ब्लॉक कंप्लीट सर्कल में घूम जाएगा। तो कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप में है कि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड √5gl या उससे बड़ी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टली, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड √gl या उससे बड़ी होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 लिमिटिंग केस है। दिस इज कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट इज टू मूव इन कंप्लीट सर्कल इज √5gl। दिस इज कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। दोस्तों इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। यदि आपने √5gl स्पीड बॉटम पॉइंट पे दी है तो टॉप पे √gl होगी, इसको क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, और टॉप पे टेंशन 0 हो जाएगा। प्लस इस केस में जब ब्लॉक कंप्लीट लूप द लूप करेगा तो इस केस में हमारे लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 6 mg के बराबर होता है। ये पॉइंट मैं साइड में प्रूव करा देता हूं कि लोएस्ट पॉइंट पे जब ब्लॉक लूपिंग द लूप कर रहा है तो यहां टेंशन T1 है, ये mg, ब्लॉक सर्किल में मूव करता हुआ ऐसा आ रहा है, इस पॉइंट पे टेंशन T2 है, mg, यहां स्पीड v है। ओके, तो लोएस्ट पॉइंट पे अपन इक्वेशन लिख रहे हैं तो T1 माइनस mg बराबर mu स्क्वायर बाय l, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन लिख रहे हैं तो T2 प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाय l। हमें इक्वेशन क्या लेनी है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बराबर mv स्क्वायर बाय r, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो T1 माइनस T2 माइनस 2mg, ये मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, इज m बाय l v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2gh हमारे एनर्जी कंजर्वेशन से, तो m बाय l 2gh 2l है बॉटम से टॉप के बीच में, तो ये 4mg हो गया, 4mg प्लस 2mg 6mg। तो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में जो टेंशन है वो हमेशा 6 mg के बराबर होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हम लोग याद रखेंगे कि लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन 6 mg के बराबर है। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ लीविंग द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। गाइज यदि लोअर हाफ सर्किल जो है वहां पे ग्रेविटी की वजह से हमेशा स्ट्रिंग टॉट रहेगी, लोअर हाफ सर्किल में ग्रेविटी की वजह से हमेशा स्ट्रिंग टॉट रहेगी, यहां कभी स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो सकती है। तो यदि हम इतनी स्पीड देंगे कि ब्लॉक केवल लोअर हाफ सर्किल में कन्फाइंड रहे तो ऐसे में ऑसिलेट करता रहेगा। तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन में क्या है, हमें 90 डिग्री तक पहुंचाना है तो उसके लिए बॉटम पॉइंट पे स्पीड √2gl देनी होगी। तो यदि हमारी बॉटम पॉइंट पे स्पीड √2gl से लेस या इक्वल है तो ऐसे में पार्टिकल लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ सर्किल। √2gl एक स्पेशल पॉइंट है, √2gl स्पीड देते हैं तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे पहुंच के ये ब्लॉक मोमेंटली स्टॉप करेगा। और इस समय खास ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड और टेंशन दोनों एक साथ 0 होंगे। केवल एक मात्र स्पीड √2gl ऐसी है जिसमें कि एक साथ टेंशन और स्पीड दोनों 0 होंगे 90 डिग्री पे पहुंच के। यदि आप स्पीड √2gl से कम दोगे तो फिर बीच में ही कहीं पे मोमेंटली स्टॉप कर जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो दी है वो सपोज √gl दी है, तो ऐसे केस में क्योंकि √2gl से कम है तो ये ब्लॉक किसी थीटा मैक्सिमम तक जाएगा जहां पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। थीटा मैक्सिमम निकालना है तो निकाल लेते हैं, v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh, तो v स्क्वायर 0 हो गया, u स्क्वायर gl है माइनस 2gh हो गया l 1 माइनस कॉस थीटा है ना। तो ये अपन इसको रीअरेंज करें तो ये आ रहा है अपना 2gl माइनस 2gl एंड प्लस 2, तो gl माइनस 2gl तो माइनस gl तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 माइनस 2 तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा m, तो थीटा m की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। तो अपन लोएस्ट पॉइंट पे √gl स्पीड देंगे तो मैक्सिमम एंगल 60 डिग्री तक जाएगा, तो 60 और माइनस 60 के बीच में ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। हम बोलेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान रहे स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड नहीं है तो मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ऑसिलेटरी होगा। यहां टेंशन मिनिमम होगा और इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा। ऊपर जाने पे स्पीड लगातार कम होती जा रही है, यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि स्पीड 0 है, यहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो ध्यान रहे जब पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो जो अटैच ब्लॉक है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ऐसे केस में एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड 0 है तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, और लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। तो दिस इज कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। नाउ थर्ड कंडीशन है कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल। यदि बॉटम पॉइंट पे स्पीड √2gl से ज्यादा है और √5gl से कम है तो ऐसे में गाइस ये 90 डिग्री वाली पोजीशन को क्रॉस करेगा और वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल पे जाके टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां टेंशन 0 हो जाएगा, तो इसी पॉइंट पे ये सर्कल को लूज कर देगा और अंदर की तरफ आ जाएगा। दिस इज कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल। किसी वर्टिकल से किसी एंगल पे जाके ये सर्कल को लीव कर देगा और अंदर आ जाएगा, यहां टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल। ये कब होगा, जबकि स्पीड जो है वो √2gl और √5gl के बीच में है। ये हमने कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल लिखी है बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट। और सब्सिक्वेंटली एक्चुअली ये पाथ जो होगा, क्योंकि अभी अंडर ग्रेविटी आ गया है, स्ट्रिंग स्लैक कर गई है, टेंशन 0 हो गया है, तो ये पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक, और यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा वो g डाउनवर्ड्स होगा। ओके
तो ये अपने देख लिया। अब कहां से कांटेक्ट लूज करेगा, मान लीजिए अपने को निकालना है कि कहां कांटेक्ट लूज करेगा, तो वो कांटेक्ट लूज के लिए अपन निकाल सकते हैं। अपन क्या करें, मान लीजिए हमें कुछ स्पीड दी हुई है, मान लीजिए हमें यहां पे जो स्पीड दी है वो √7gl/2 दी है। तो हमने देखा ये 2gl से तो बड़ी और 5gl √ से छोटी है। दैट मींस ब्लॉक वर्टिकल से किसी सर्टेन एंगल थीटा पे कांटेक्ट लीव कर देगा, टेंशन 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं वर्टिकल से थीटा एंगल पे ऐसा हो रहा है, यहां स्पीड v है, तो हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखें, mg का कंपोनेंट आ रहा है mg cos थीटा, सो mg cos थीटा बराबर mv²/L, टेंशन 0 कर दिया हम लोगों ने। अब एनर्जी कंजर्वेशन से v² इज u² - 2gh, तो u², ये v² हो गया, u² - 2gh, तो u² अपना 7gl/2 - 2gh, h हो जाएगा देखो L + L cos थीटा, L + L cos थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो देखो mgl पूरे में से कैंसिल हो रहा है, तो ये बच रहा है cos थीटा बराबर 7/2 - 2 + 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा ये हो गया 2 cos थीटा बराबर 7 - 4 + 4 cos थीटा, है ना। तो यहां से एक सेकेंड, u² एक्चुअली प्लस, हाँ कहाँ गलती हुई है, -2, और ये भी -2 cos थीटा होगा, यहाँ पे मेरे से साइन की गलती हुई है, 2 - 2 cos थीटा, तो यहाँ पे भी 4 - 4 cos थीटा, तो ये 6 cos थीटा बराबर 3, cos थीटा की वैल्यू आ रही है हाफ, तो थीटा आ रहा है 60 डिग्री। तो वर्टिकल से 60 डिग्री पे पहुंच के टेंशन 0 हो गया। इस समय स्पीड निकालनी है तो स्पीड अपन निकाल सकते हैं, और फिर सब्सिक्वेंटली ये पैराबोलिक पाथ पे आ जाएगा। कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 - थीटा, तो यहां वेलोसिटी टेंजेंशियली कितना एंगल बना रही है, यही थीटा एंगल बना रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल बन गया और आगे प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा। तो फर्दर हम मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो मिनिमम स्पीड होगी वो v cos थीटा हो जाएगी जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। थीटा अपने मालूम है 60 डिग्री, v अपन एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। तो इस तरह से एडवांस में या इवन आपके पास मेंस बिट सेट में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है और टाइम है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्कल। तो ये तीनों केसेस अपन ने देख लिए दोस्तों। ये था रस्सी से बंधा हुआ। यदि हमारे पास वर्टिकल स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है तो सेम कंडीशन होल्ड करेगी कि कितनी स्पीड दें कि पूरे ट्रैक में मूव कर जाए। तो यहां हमें यह इंश्योर करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। हमें टेंशन को नॉर्मल रिएक्शन से रिप्लेस कर देना है ना। बाकी सेम थ्योरी रहेगी कि हमें कंप्लीट सर्कल में मूव कराना है तो √5gr या उससे ज्यादा स्पीड है तो कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा, √2gr या उससे कम स्पीड है तो लोअर हाफ सर्कल में ऑसिलेट करेगा, और यदि 2gr √ से बड़ी है, √5gr से छोटी है तो फिर वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे जाके सर्कुलर ट्रैक को लीव करके अंदर आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फ्री फॉल करेगा। तो ये उस तरह से हो गया। अब यहां पे एक और स्पेशल केस है, हम रस्सी की जगह रॉड ले लें, मासलेस रॉड ले लें। तो मासलेस रॉड से अटैच करके यदि हम वर्टिकल सर्कल में मूव कराना चाहते हैं तो दोस्तों रॉड में स्लैक नहीं हो सकती, रॉड तो रॉड है, रिजिड है। तो ऐसे केस में बस हमें यह इंश्योर करना है कि स्पीड सफिशिएंट रहे टॉप पॉइंट को क्रॉस कराने के लिए। तो यदि हमें कंप्लीट सर्कल में मूव कराना है और मासलेस रॉड है तो हम क्या इंश्योर करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है, ये मासलेस रॉड है। ध्यान रहे यदि रॉड का मास होगा तो फिर वो रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आएगी वो। ये हाईएस्ट पॉइंट पे हमें बस ये इंश्योर करना है कि यहां जो स्पीड है वो ग्रेटर देन 0 रहे। इक्वल टू 0 भी नहीं, ध्यान, इक्वल टू 0 में टॉप पे जाके स्टॉप कर जाएगा। अपने को कंप्लीट सर्कल में मूव कराना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड अपन लिखें तो u² - 2gh, ये हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है का स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से आ रहा है u ग्रेटर देन √4gl। तो ये मासलेस रॉड से अटैच करके वर्टिकल सर्कल में मूव कराने के लिए कंडीशन हो गई कि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो देंगे √4gl से बड़ी देंगे। यदि √4gl के बराबर स्पीड देंगे तो टॉप पे जाके वो स्टॉप कर जाएगा, और √4gl से कम स्पीड देंगे तो किसी मैक्सिमम एंगल थीटा को जाएगा, स्टॉप करेगा, वापस लौटेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो देखो तीन केसेस हैं, √4gl से बड़ी स्पीड पे तो सर्कुलर मोशन करेगा, √4gl के बराबर स्पीड पे टॉप पे जाके स्टॉप कर जाएगा, और √4gl से कम स्पीड है तो किसी मैक्सिमम एंगल थीटा को जाएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा, है ना। ये तीन केसेस हो गए। सेम थ्योरी होल्ड करेगी कि हमारे पास एक स्मूथ फिक्स्ड सर्कुलर ट्यूब है वर्टिकल, और इसके अंदर बॉल को लॉन्च किया है। तो यहां पे एक्चुअली ट्रैक को लीव नहीं कर सकता क्योंकि वो ट्यूब के अंदर कंफाइंड है, तो मासलेस रॉड की तरह हो गया। तो सेम थ्योरी होल्ड करेगी, यदि बॉटम पॉइंट पे स्पीड √4gr से ज्यादा है तब तो ये लूप में घूमता रहेगा, √4gr के बराबर है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्टॉप कर जाएगा, और √4gr से कम है तो किसी मैक्सिमम एंगल थीटा तक जाएगा और ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, तो ये कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप हो गई। तो ये हम लोगों ने पूरा वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन देखा। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे। दोस्तों जब भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो नेट फोर्स 0 है इक्विलिब्रियम के लिए, और फोर्स आता है -du/dr से। तो यदि कंजर्वेटिव फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं और नेट फोर्स 0 है तो इसका du/dr 0 है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव 0 है। इक्विलिब्रियम स्टेट तीन तरह की है,
स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि ब्लॉक एक बोल के अंदर लोएस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, तो यदि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज करो तो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ रही है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ब्लॉक बोल के टॉप पे रखा हुआ है, अभी भी नेट फोर्स 0 है, यहां पे फोर्स 0 है, यहां पे फोर्स 0 है, बट थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो रिटर्न नहीं करेगा, उसी तरफ मूव कर जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ब्लॉक पे फोर्स 0 है, थोड़ा आगे शिफ्ट किया तो भी फोर्स 0 है, थोड़ा पीछे शिफ्ट किया तो भी फोर्स 0 है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तीनों में नेट फोर्स 0 है, तीनों में ड्यू बाई डी आर 0 रहेगा, है ना, स्लोप ऑफ ग्राफ। बस साथ में और क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो d2u बाई डी आर टू है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा, तो d2u बाई डी आर टू, d2u बाई dx2, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, तो ये पॉजिटिव होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो जो d2u बाई डी आर टू है वो पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हर पोजीशन पे d2u बाई डी आर टू 0 होगा। तो ये स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये मैंने समझा ही दिया था, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में लोकल मिनिमा आ रहा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा आ रहा होगा, और न्यूट्रल में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ फ्लैट होगा। ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए हमें ये फिगर्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो मान लीजिए मेरे को ये फिगर गिवन है, ये फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ गिवन है, ऐसा है, ये पोजीशन x1 है और ये x2 है, मेरे को जज करना है x1 x2, तो एट x1 एंड x2 f इज 0, क्योंकि f का ही ग्राफ है, सो दे आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। अब मेरे को जज करना है कौन सी स्टेबल है कौन सी अनस्टेबल है। तो देखो x1 पे, देखो x1 पे फोर्स 0 है, फोर्स 0 है। यदि हम ब्लॉक को थोड़ा x1 के राइट साइड में डिस्प्लेस करें तो फोर्स पॉजिटिव रीड हो रहा है, फोर्स पॉजिटिव रीड हो रहा है, मतलब इस तरफ रीड हो रहा है, तो ब्लॉक रिटर्न नहीं कर रहा है, उसी तरफ जा रहा है क्योंकि फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है। सो x1 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। x2 पे अपन देखें, x2 पे ब्लॉक पे फोर्स 0 है, और ब्लॉक को थोड़ा राइट साइड में डिस्प्लेस करो तो फोर्स नेगेटिव में रीड कर रहे हो, यानी कि इस तरफ रीड कर रहे हो, तो फोर्स रीस्टोरिंग आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो x2 है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, एट x1 df बाई dx, है ना, df बाई dx, ये हमारा क्या है, स्लोप जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। नाउ d बाई dx f होता है हमारा माइनस du बाई dx, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स d2u बाई dx2 नेगेटिव आ रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा हो गया, यानी कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। सेम लॉजिक से हम यहां देखेंगे तो d2u बाई dx2 पॉजिटिव आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, यानी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो x1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, x2 स्टेबल इक्विलिब्रियम है। u का फंक्शन गिवन होगा और हमें स्टेबल अनस्टेबल निकालना होगा, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, जहां पे डबल डेरिवेटिव, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, जहां 0 आ रहा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, और फिर उसके बाद में डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, जहां पॉजिटिव आ रहा है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां नेगेटिव आ रहा है, जहां पॉजिटिव आ रहा है वहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जहां नेगेटिव आ रहा है वहां पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे अपन ने शुरुआत में अपने पास एक प्रॉब्लम थी, एनर्जी कंजर्वेशन की एक प्रॉब्लम थी, जिसमें कि अपन ने u का फंक्शन हमें गिवन था, अभी देखते हैं अपन, x4 माइनस समथिंग, और उसमें अपने को मैक्सिमम स्पीड निकालनी थी, हाँ ये वाला u का फंक्शन गिवन था x4 बाई 4 माइनस x2 बाई 2। तो अब इसमें देखते हैं, u का फंक्शन है x4 बाई 4 माइनस x2 बाई 2। अब इसमें अपने को देखना है कहाँ स्टेबल है कहाँ अनस्टेबल है, वो अपने को देखना है, ऑलराइट। तो u बराबर x4 बाई 4 माइनस x2 बाई 2, तो du बाई dx ये हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x, और इसको 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 0, सॉरी ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, 0 के 0 प्लस माइनस 1, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस, यहां पे फोर्स 0 है इसलिए। अब d2u बाई dx2 देखें, तो d2u बाई dx2 आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 1। नाउ d2u बाई dx2 एट x बराबर 0 हमारा 0 आ रहा है, d2u बाई dx2 जो आ रहा है, d2u बाई dx2 हमारा x बराबर 0 पे नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है। सो x बराबर 0 जो है, x बराबर 0 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और d2 बाई dx2 एट x बराबर प्लस माइनस 1, 3 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यहां पे u का मिनिमा है, दैट मीन्स x बराबर प्लस माइनस 1 आर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस।
ओके, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। तो इस तरह से स्टेबल अनस्टेबल ये अपन देख लिया कैसे अपन जज करते हैं। तो गाइस अपने वर्क एनर्जी को पूरा डिटेल में डिस्कस किया, एडवांस के लिए भी थ्योरी अपन ने पूरी फिनिश कर ली है। मैं आपसे हर सेशन में बोलता हूं कि ये जो वन शॉट सेशंस है इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स देख पाएं, आप आपस में डिस्कशन करिए। आपके जो भी फीडबैक्स हैं, है ना, जो भी आपको लगता है कि स्पीच से रिलेटेड, एग्जांपल्स की डिफिकल्टी से रिलेटेड, डिस्कशन करने के वे से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, कुछ भी आपका फीडबैक है, वी वुड लव टू हियर फीडबैक फ्रॉम यू। मैं चाहूंगा कि आप ग्रेसफुली, यदि आपने इन वीडियोस के थ्रू कुछ सीखा है, आपके लिए बेनिफिशियल रहे, तो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक। अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक को ग्रेसफुली आप लिखें, शेयर करें, हमें अच्छी तरह से फीडबैक दें, सो दैट हम और बेटर बना सके अपने वीडियोस को। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियोस से बेनिफिट हो सके। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, बढ़िया तरह से पढ़ाई करो, डेफिनेटली आप हर दिन और इंप्रूवमेंट करोगे। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट।